चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं चार्ज इलेक्ट्रिक का लेक्चर नंबर 12। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लास्ट जो टॉपिक छोड़े थे वो कौन सा था? हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? लीनियर वर्ड का मतलब क्या है भाई? स्ट्रेट लाइन है ना, कोई एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि एक वायर है ना, इस वायर के ऊपर अगर हम क्या करेंगे, चार्ज टोटल चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा? यूनिफॉर्मली, क्योंकि हमें पता है स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव कहेंगे तो प्रोटॉन आ जाएगा और नेगेटिव कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है वो सारे आइडेंटिकल सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज के फॉर्म में टुकड़ों में बट जाएंगे और सब बराबर ताकत होती है सबके बीच में, तो मतलब रिपल्शन उनके बीच में बराबर होगा, तो इक्वी डिस्टेंट भी होंगे, मतलब जितनी दूरी पहले दो चार्जेस में होगा उतना ही नेक्स्ट के चार्जेस में भी होगा, है ना। देखो करके दिखा, जैसे प्लस प्लस, तो ये क्या है? इसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है ना, ये क्योंकि स्मॉलेस्ट चार्ज है, और इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, वही उतना ही सेपरेशन नेक्स्ट चार्ज में भी होगा, इसी कहते हैं इक्वी डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? तो हर पॉइंट पर बराबर चार्ज आपके क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस कहते हैं, जब इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं हमारे वायर पे, वहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब समझ में आ गया? ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन तो जानते ही हो, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, इसमें जो डेंसिटी होगी, चार्ज की जो डेंसिटी होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेंसिटी क्या होता है? घनत्व। घनत्व का मतलब क्या हुआ? किसी भी पॉइंट पे कितने अवेलेबल चार्जेस है ना। तो अब जो इसकी डेंसिटी होगी वो भी कांस्टेंट होगी, उसको रिप्रेजेंट करते किससे? लैम्डा से। ये एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है जो कि टोटल चार्ज जितना भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कराया और टोटल जितनी भी लेंथ आप लोगे उसके रेशियो के बराबर होगा। अगर हमने, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, चाहे आप पूरे वायर के लिए ले लो, चाहे कुछ एक पोर्शन के लिए ले लो, डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी। समझ में आया? तो इसका मतलब अगर मैंने लिख दिया कि चार्ज मैंने लिया dq, क्योंकि मैंने जो लेंथ ली वो मैंने लिख लिया dl। dl क्या? d लग जाता है किसी क्वांटिटी के आगे, इसका मतलब क्या कह रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब dl। और मैंने बोला द चार्ज अवेलेबल एट दैट स्मॉल पोर्शन, मैंने कहा कि उस छोटे से टुकड़े पर जो चार्ज उपलब्ध था वो कितना है? dq। क्योंकि मैंने सिखाया है स्मॉल d किसी भी क्वांटिटी के आगे लग जाए, इसका मतलब उसी क्वांटिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। समझ में आया? q क्या है? टोटल चार्ज की वैल्यू है। dq क्या है? उस टोटल चार्ज का एक स्मॉल पोर्शन। समझ में आया कि नहीं आया? तो dq अपॉन dl भी किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर होगा, क्योंकि डेंसिटी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि इसका मतलब है, ये जो बोला गया हेडिंग बोली के फिर से पढ़ेंगे। कह रहे हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसके कारण? ड्यू का मतलब कि उसके वजह से, किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सर चार्ज की वजह से। ठीक, अब जो चार्ज है, मैंने कहा उस टोटल चार्ज को मैंने एक क्या कर दिया? लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैंने कहा कि एक हमने इनफाइनाइट मतलब अनंत लंबाई वाली एक रस्सी ले ली या फिर एक वायर ले लिया, जिसके ऊपर हमने टोटल चार्ज को क्या कर दिया? बिखेर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आया? तो उसमें से मैंने कहा कि मैं अनंत तो नहीं कर सकता, मैं इनफाइनाइट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कहा छोटे से पोर्शन पे लूंगा, तो उसपे मैंने मान लिया कि चार्ज कितना है? q चार्ज होगा, है ना, उसकी लेंथ कितनी मान ली? l होगी, राइट। मैंने कहा इसके वजह से तो मैं इफेक्ट निकाल ही सकता हूँ, कम से कम निकाल लूंगा ना, क्योंकि डेंसिटी कंसेप्ट क्लियर हो गया अपना। तो अपन कह सकते हैं कि द डेंसिटी विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ। अभी इंग्लिश ज्यादा हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि डेंसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे मैं पूरी लंबाई ले लूं, चाहे मैं छोटी सी लंबाई ले लूं, राइट। तो बस मुझे इतना पता होना चाहिए छोटी सी लंबाई पर चार्ज कितना, तो हमने कितना मान लिया? q मान लिया, राइट। और अगर q नहीं पता है, लंबाई पता है और डेंसिटी पता है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है? q अपॉन l। l लंबाई का चार्ज बताओ, तो क्या हो गया? लैम्डा इनटू। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने को चार्ज निकालने की भी टेंशन नहीं है, अगर हमारे पास क्या है? डेंसिटी है, और हम चाहे जितना चाहे उतनी लेंथ के लिए सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। अब आप इनफाइनाइट को भूल जाओ, वो बाद में फिर से वी विल डिस्कस अबाउट इट, कैसे उसको दोबारा से करेंगे अपन देखेंगे। ठीक, ये सिलेंडर कहां से आ गया, है ना? कहेंगे ना ये सिलेंडर कहां से आ गया? आपने तो कहा था एक वायर है, यही तो मैंने कहा, एक वायर है जिसपे चार्ज टोटल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसकी डेंसिटी कितनी, चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है, और उसकी जो लेंथ है वो इनफिनिट है। हमने एक पोर्शन की वजह से उसके द्वारा क्रिएट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ कितना होगा वो निकाल रहे हैं। ओके, अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं, तो गॉस साहब ने बताया था
कि जो मैंने कहा था ना, गॉस का नियम फ्लक्स के लिए इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, है ना, हम हमेशा उससे क्या कर लेंगे, चीटिंग करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो हमने कहा हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मान लिया जो कि क्या करता है, इस पूरे एल लेंथ के वायर को इनक्लोज करता है। वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनक्लोज मतलब बंद करता है ना। जैसे हम लोग इनक्लोज है, एक रूम के अंदर हम लोग इनक्लोज है, तो हम इसके अंदर के पोर्शन हो गए ना, तो इस वायर को क्या, ताकि पूरा चार्ज क्या हो जाए, गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाए, राइट। अब इमेजिनरी सिलेंडर बना दिया, कोई बात नहीं, एक हो गया सरफेस टॉप, एक बॉटम, और एक हो गया सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपने पास 3 एस है, एक S1 हो गया टॉप वाला, एक S2 हो गया बॉटम वाला, और एक S3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन जानते हैं फ्लक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कि आप तीनों का एरिया वेक्टर के हिसाब से देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके पैरेलल होगी वहां पर पॉजिटिव फ्लक्स, जिसके एंटी पैरेलल होगी नेगेटिव फ्लक्स, और जहां परपेंडिकुलर होगी वहां पर जीरो। ये सब बातें हम लोगों ने करी थी ना, तो बहुत अच्छे से पता है हम लोग को। तो यहाँ पर देखो जरा, जब भी कोई एक वायर है, जैसे ये वायर बनाया ना मैंने बहुत अच्छा, तो इतना सुंदर डायग्राम है देखो, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो एक चीज मुझे बताइए, क्या इस वायर पर जो चार्ज होगा, क्या वो सामने तो इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट कर सकता है? कर सकता है ना, इधर की तरफ कर सकता है, क्या किसी एक एंगल पे कर सकता है? सोच के बताओ, एंगल पे कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? सीखो, जब भी कोई चार्ज होता है, जब देखो एक पॉइंट चार्ज है तो उसके पास हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का डायरेक्शन उपलब्ध है, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं बनाई जा सकती हैं। फ्रॉम एनी पॉइंट इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी क्रिएटेड एंड ड्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया? और हिंदी में मैंने आपको बताया कि अनंत आप रेखाएं खींच सकते हो। जैसे कि देखो मैंने इधर खींच दिया, 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 लेकिन अब किसी सरफेस पे रखा है कोई चार्ज, ये एक वायर जरूर है लेकिन किसी एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, तो इसकी दिशा हमेशा परपेंडिकुलर। इसने यही बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एमिटेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यही तो ना बॉस, यही तो, परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में ही बाहर की तरफ निकलती हैं। इसका मतलब है कि अब यहां से सिर्फ यही डायरेक्शन तो होगी, और कोई डायरेक्शन है सामने की तरफ होगी? गलत बोल रहे हो। जब ऊपर से देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, एक ऐसा चक्री टाइप दिखेगा। चक्री, ये देखिए चक्री है ना, दिवाली में है ना, जलाई तो होगी थाली वाली में रख के, नहीं ऐसी जमीन जला दिया, थाली में जलाओगे तो देखो बहुत बढ़िया बनता है ना, वो कहीं बाहर नहीं जाता ना। तो बराबर जब ऊपर से देखेंगे पूरा वेरी टॉप, ऊपर से देखेंगे, सिलेंडर के ऊपर से देखेंगे तो ये डायरेक्शन मैंने ऐसे सीधी बना दी, लेकिन आप इमेजिन करो ये तो इधर भी आ सकती है, ये तो इधर भी आ सकती है, ये तो इधर भी आ सकती है। ये एक वायर है ना, तो इसके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन कौन सी है? इधर है परपेंडिकुलर, इधर है परपेंडिकुलर, इधर है परपेंडिकुलर। देखो तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, ये वायर है, ये परपेंडिकुलर, इधर भी, मतलब मैं ऐसे ऐसे एक सर्कल मानूं, सब जितनी लाइनें बनेंगी सब परपेंडिकुलर होंगी या नहीं होंगी? होंगी। अगर अभी समझ नहीं आया एक पेपर दो मुझे, रहने दो, मिल गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये वायर हो गया, ब्लैक वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? एक वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पर जितनी भी पॉसिबल लाइंस है, एक पेन दीजिए मुझे, बना दो, पेन दो फटाफट, मैं बना के आपको दिखा रहा हूं। आप मुझे सिर्फ बताओगे कितना एंगल बन रहा है, इन जितनी भी लाइनें मैं बनाऊंगा आप मुझे हेल्प करोगे ये जानने में कि ये क्या ये सारी लाइन परपेंडिकुलर हैं कि नहीं इस ब्लैक पेन के, बस इतना बताना, ठीक है, और कुछ आपको नहीं बताना, ठीक है बेटा। देखो समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा। अब मैंने ये आपको कैमरे में दिखाया, क्या ये जो पेन है इन सारी लाइनों के परपेंडिकुलर है? किसी से भी एंगल निकालेंगे 90 निकलेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरीके से सोचो, तो ये अब ये सिलेंडर का क्या हो गया? रेडियस हो गया। क्या हो गया? रेडियस। तो ये जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, अब ये जो सामने से देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ ऊपर से दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये कहां से निकलेगी? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ये कहां से निकल रही है? ये सीएसए से निकल रही है,
कर्व्ड वाले पार्ट से ही तो निकलेगी। ऐसे सिलेंडर आपका खड़ा था, है ना, ऐसे इस तरीके से, माफ करना, ये तो बन ही सकता, हाँ ऐसे बन सकता है। ये देखो ये वाला जो सरफेस है, ये कर्व्ड वाला सरफेस है ना, ये जब भी निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसके ही परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर निकल जाएगी। देखो बना रही कि नहीं बना रही है। तो ये बताओ CSA पर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी तो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही होगा। इसका मतलब है अरे यार ये तो हमेशा पैरेलल रहेगा। मैंने यहाँ बनाया, देखो इसका जो DS बनाया सामने की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं से निकल रहा होगा। दोनों पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? नहीं समझ में आ गया? अब देखो, अब मैंने कहा अब दूसरी जगह लेंगे, ये तो चीटिंग है। इसका DS इस तरफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना बॉस। इसका DS क्या होगा? इस तरफ होगा। सबका तो अपने सरफेस के पॉइंट से परपेंडिकुलर होता है ना। तो अब इसका ये हो गया, ये DS हो गया फिर से। अब इसकी तरफ से, यहाँ से ये आपका वायर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, निकल रही है कि नहीं निकल रही है? तो क्या ये दोनों फिर से पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? इसको जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स होंगे कर्व सरफेस पे, सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। अब टॉप और बॉटम पे जाएं क्या? जाएं टॉप बॉटम पे। टॉप का सरफेस ये वाला है, तो जो भी DS बनेगा वो ऐसे बनेगा, है ना। तो ये ले लिया मैंने कोई छोटा सा पोर्शन जिसको कह दिया DS, तो ये DS1 बोल, इसको DS3 बोल देते हैं, क्योंकि S3 वाले पोर्शन का है ना। और इसको क्या बोला था? S2 बोला था। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? नीचे की तरफ DS2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सरफेस समझ में तुमको आ रहा है? सतह समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो देखो अभी भी समझ में आएगी। परेशान काहे हो रहा है? ये तो सिलेंडर हो नहीं सकता, ये वाला सिलेंडर है ना। देखो ये टॉप है, जब ऊपर से देखोगे तो ऐसा ढक्कन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये ऊपर वाला हो गया सतह, ये S1, ठीक। ये अब पूरा नहीं है, बराबर नहीं है सिलेंडर, लेकिन समझ में तो आ ही होगा। ये होता है कर्व्ड वाला पार्ट। समझ में आया? और अगर तुम्हें पेन समझनी है, अभी खराब तो नहीं करेंगे, मेरा व्रत है। चलो नीचे वाला देखो, नीचे समझ में आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा S2। ये क्या हो गया? S2। अरे ये सिलेंडर है, ऊपर वाला हिस्सा हो गया ढक्कन और नीचे हो गया बेस, और ये क्या हो गया? कर्व्ड वाला पार्ट। ये ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो वो इससे हमेशा परपेंडिकुलर निकल रही है हर बिंदु से, ठीक। अब ये रेखा तो ऐसी ही रहेगी, तो टॉप वाले का जो आपका एरिया वेक्टर होगा तो वो कैसा होगा? वो ऊपर परपेंडिकुलर होगा ना। देखो मिलाओ, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इसका एरिया वेक्टर ऊपर है। कितना एंगल बनेगा? कितना एंगल दिख रहा है यहाँ पर? 90 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और जब भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 90 होता है, फ्लक्स क्या होता है? 0। याद आ रहा है कुछ? है ना। इसी प्रकार से नीचे भी एंगल कितना बन रहा है? 90। फ्लक्स नंबर 2 भी क्या हो जाएगा? 0। क्या हम लोग को दिख रहा है कि फ्लक्स सिर्फ कहां पे लाई करेगा? सिर्फ इस वाले पोर्शन पे लाई करेगा, राइट ना, ऊपर ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन कह सकते हैं, देखो कितना आसान हो जाएगा, कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो तो φ1 प्लस φ2 प्लस, अब हमें पता है φ1 0, φ2 0, लेकिन φ3 0 नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला याद है? इंटीग्रेशन, है ना, कहते थे E डॉट ds। फिर हम कहते थे अगर E यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट है तो E को बाहर ले लो, डॉट वर्ड करोगे तो cos आएगा, तो cos एंगल कितना है इनके बीच में? 0, तो cos 0 1 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ds करोगे तो पूरा एरिया लेना पड़ेगा। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर पता होगा तो आप लिमिट लगा लोगे 0 से लेकर के पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर इसका रेडियस r है तो फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का? 2 पाई r इनटू जो भी हाइट है, तो हाइट कितनी ली हम लोग ने? l, तो हमारे लिए क्या होगा? 2 पाई r। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन डायरेक्टली यहां लिख दें क्या कि E इनटू 2 पाई r, क्या भाई? ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया phi इज इक्वल टू E इनटू 2 पाई r है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया क्या? ठीक। अब दूसरा गॉस वाला नियम यूज करेंगे। गॉस लॉ क्या कहता है? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा डेरिवेशन। फिर क्या करेंगे? इक्वेशन 1 2 को इक्वेट कर देंगे और फटाक से करके बताओ। सर हो गया E इज इक्वल टू लैम्डा बाय r E एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आ गया ना? तो कितने स्मार्ट हो तुम लोग, है ना। तो अपन करते हैं इसको पूरा कंप्लीट। तो यहाँ से ये सब तो आपको पता ही है क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग ने सीख लिया कि हमने फ्लक्स निकाल लिया जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, क्या मैं पूरा कर दूं? चलो कर देता हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा होगा तो आ जाएगा, ठीक है। देखो
तो मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से इनफाइनाइट से आता हुआ एक वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी थी, ये गिवन होगा, चार्ज डेंसिटी गिवन होती है, चार्ज नहीं तो आप कभी चार्ज निकाल ही नहीं पाएंगे, कितनी है लैम्डा, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ठीक, हमने कितना ले लिया, हमने फॉर एल लेंथ हमने क्या मान लिया कि हम एल लेंथ के लिए सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, फिर भी अगर अभी भी किसी को नहीं आया होगा तो आ जाएगा। मैंने कहा कि हमने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले लिया, ये जो कि कैसा दिखता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का दिखता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसका रेडियस मैंने कितना लिया हुआ है r, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर है ना, पूरे वायर पे है, हमने एल लेंथ के लिए सॉल्व करा। ठीक, तो हमें ये फॉर्मूले से याद होना चाहिए, क्या होता है Q अपॉन L, तो इसका मतलब है सर कि अगर हमें Q नहीं पता, जैसा कि हमें नहीं पता है, तो हम कह सकते हैं Q बराबर होगा लैम्डा इनटू L, ये हमारा फॉर्मूला एक याद रखेंगे। ठीक है, जहां पर चार्ज की बात आएगी अपन इसका यूज कर सकते हैं ना, तो मैं कहूंगा ये गॉसियन सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा, तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, टोटल फ्लक्स क्या होगा इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, जो कि कितना है लैम्डा एल अपॉन क्या हो जाएगा, यही तो होगा ना। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, है ना। फिर हमें एक और चीज पता है कि क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds भी रिप्रेजेंट करता है किसको, फाई को। अब हम इसको पहले साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो हमने पूरा डिराइव किया कि अगर हम देखेंगे तो ये हमने बोल दिया ये क्या है ds3, और ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। इसी प्रकार से हमने एक और ले लिया यहाँ पर, है ना, ये भी हमने ds3 बोल दिया, हमने दोनों का एरिया बराबर लिया, राइट। हमने कहा कि ये जो CSA वाला पार्ट है इसको सरफेस नंबर 3 कह रहे हैं, क्योंकि हमने पाया कि इसमें 3 सतह हैं, 1 2 और 3, और इसको बोल दिया हमने S2 S1, तो इसका ds1 ये बना दिया हमने, ठीक बनाया क्या, और इसको बना दिया हमने ds2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं फटाफट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से क्या होगी, हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, है ना, और क्योंकि वायर पे है तो वो टॉप और बॉटम से नहीं निकल सकता, तो किसी भी पॉइंट से बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द वायर, है ना, ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, पैरेलल हो गई, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू S3 एरिया वेक्टर, है ना। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, एंगल कितना है 90, तो यहाँ पर क्या हो गया थीटा इज 90, यहाँ भी थीटा क्या हो गया 90, और यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज 0। तो हम कहते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, φ1 प्लस, ठीक है ना। इसका एक और फॉर्मूला होता था, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, हम इसका यूज कर लेते हैं, हमने ds को क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ रख डालो सब, ये हो जाएगा e इंटू s1 इंटू कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, फिर e इंटू s2 कॉस 90, ये भी क्या हो गया 0, फिर क्या आ गया e इंटू, अब बताओ CSA कितना होता है 2 पाई r इंटू l, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा cos 0, cos 0 क्या होता है 1। तो हमने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने निकाल लिया फाई इज इक्वल टू कितना आ गया बताइए 2 पाई r l इंटू e, है ना। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम सॉल्व कर सकते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 we can say 2 pi RL into electric field is equal to lambda L upon epsilon LL कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया बताइए, लैम्डा अपॉन 2 पाई R, है कि नहीं आसान। तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लिखना हो तो कैसे करोगे, k लिखना हो तो
2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बच्चे, कितना सोचते हो? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है? k होता है ना? तो 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r, है ना? कितना आसान, ठीक है? k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। चलिए आप क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, आगे बढ़ जाएं। ओके फाइन। दीदी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है बेटा तो डाउट पूछ लेना, क्योंकि ये आज जो है गॉस लॉ खत्म हो गया है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो आपको ऐड कर लिया है, एक बार देखो ट्राई करो, समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है? और हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स लगाने जा रहे हैं, तो कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए हो गया क्या सबका ये? तो अब आपको एक चीज, हाँ ठीक है आप करो ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में रिवीजन कर लीजिएगा। हम लोग ने क्या क्या सीख लिया? एक इनफाइनाइट शीट के लिए सीख लिया, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए सीख लिया, ठीक है? उसके सारे कंसेप्ट हमें पता है। अब न्यूमेरिकल्स में इन्हीं कंसेप्ट्स का यूज करके सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स में देखना कैसे खेलेंगे हम लोग इन फॉर्मूलेस के साथ, ठीक है? तो फॉर्मूलेस ऑटोमेटिक बन जाएंगे अगर आपको समझ में आ रहा है तो। समझ में आ रहा है? ठीक। देखिए इंटीग्रेशन बार बार कहता हूँ, बेसिक मैथ की जब क्लास लूंगा तो एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है? बेसिक मैथ में इंटीग्रेशन पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना, डिफरेंशिएशन फोकस करना, बाकी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, है ना? एएसटीसी हमें पता है, स्क्वायर रूट पता है, क्यूब रूट पता है, डेसिमल पता है ना? क्वाड्रेटिक हमको सब आता ही है, ठीक? तो थोड़ा सा उसमें हम बस ब्रश अप करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें जो कंक्लूजन है आपको अच्छे से पता है क्या है भाई? लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और कहां जाती हैं? नेगेटिव। लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एंड एंड नॉर्मली। ये बात आखिरी वाली अभी मैंने यूज करी थी, राइट? अभी बताया था ना कैसे डिसाइड किया कि हमारे टॉप और बॉटम से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकल रही हैं। और ये भी सुनो ध्यान से जो कहने जा रहा हूं कि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है लेकिन सरफेस के पैरेलल। ये बार बार कंफ्यूज करते हैं। जब असर्शन रीजन क्वेश्चन होते हैं ना तो उसमें लिख देंगे कि पैरेलल टू द सरफेस। अब तुम उसको सही मान लो, कह रहे हैं पैरेलल वाला केस है ना? लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ा। एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा जब भी लिखा रहेगा पैरेलल टू द सरफेस। देखो ना ध्यान से, ये मेरा सरफेस है, ठीक? इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस मतलब सतह के समांतर, है ना? यानी कि पैरेलल। तो ये तो निकल के जा रहा है लेकिन एरिया वेक्टर तो अभी भी परपेंडिकुलर है बॉस। चीटिंग हो गई कि नहीं तुम्हारे साथ? तो ये ध्यान से, ये नीट का एग्जामिनेशन में कुछ भी इतनी ज्यादा टेक्निकलिटी है नहीं, तो छोटी छोटी बातों पे ही खेलते हैं वो लोग। जितनी ज्यादा डिटेलिंग करोगे उतना ज्यादा अच्छा नंबर आएगा। समझ में आया? अभी आप क्वेश्चन लगा के बैठे हो, अच्छा लग रहा है ना? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। अभी अगर जरा सा कैजुअल हो जाओगे, सोचोगे सिर्फ फॉर्मूले कर लें, तो आपकी एक्यूरेसी 70 से नीचे आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखो बस, ठीक? इसीलिए इतना डिटेल बताते हैं, वो याद रखना। आगे ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर अभी मैंने कंडक्टर ही यूज किया हुआ था, अगर याद हो, एक वायर यूज किया था मैंने, ठीक है? आगे लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो बता चुका हूं बहुत बार। इसमें से काफी चीज आपको पता है। अब जो ये बात है कि किसका डायग्राम है, यानी कैपेसिटर का डायग्राम है, इलेक्ट्रिसिटी में अपन यूज करेंगे, ठीक है? दो अलग अलग पैरेलल, या तो कंडक्टर समझ लो तुम अभी के लिए, या तुम प्लेट समझ लो। प्लेट समझोगे तो ये दो हाथ हो गए मेरे, कंडक्टर समझोगे तो दो उंगलियां हो गई, राइट? एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम कैसा बनेगा वो आपके सामने बना हुआ है। आई थिंक ये क्लियर होगा। देखो एजेस पे क्या होता है, क्योंकि एजेस पे एक शार्प कॉर्नर होता है, तो वहां से डायरेक्शंस, क्योंकि अगेन पॉइंट से कितनी बन सकती है? इनफाइनाइट लाइंस, बताया था ना? इसीलिए देखो यहाँ पर क्या हो, लीकेज जो होता है उसकी वजह से ये कर्व लाइन बनाई जाती है। जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वी विल से कि इसको नेग्लेक्ट करो। क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत वीक होती है, राइट? समझ में आ रहा होगा ये? तो यहाँ ये क्या लिखा, व्हाट इज दिस? ये क्लोज है ना, आउटसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? हम हमेशा कहते हैं, वी ऑलवेज से कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल डिफाइन दैट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बिना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है क्या? नहीं। अब फिर से मेरी बात पे आगे देखो, यहाँ पर E0 क्यों लिखा हुआ है? देखो यहाँ कोई लाइन है क्या? वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहीं पर खत्म हो जा रही है। इसके बियॉन्ड जा पाएगी क्या? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने ये कभी नहीं कहा कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैंने कहा इनके आउटसाइड। तो इसीलिए जब कैपेसिटर पढ़ोगे तो वहां पर ये चीज बार बार कही जाएगी कि आउटसाइड कैपेसिटर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
पंखे में लगा है कैपेसिटर, पंखे में लगा हुआ है, ठीक है। अब ये व्हाट इज दिस, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये बड़ा ही अच्छा डायग्राम है, इसको भी डिटेलिंग के लिए पढ़ लो। ये एक प्लेट रखी हुई है, देखो लिखा हुआ है ना, ये एक प्लेट रखी है ना, ये ऐसा कुछ हाथ होगा है ना, इस पे इसमें मैंने निगेटिव चार्ज कर दिया और एक हवा में मैंने या कुछ एक हाइट पर एक पॉइंट चार्ज बार बार बोलता हूं तो समझना चाहिए कि पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो कि 3 डायरेक्शन, जो आपके 3 डायमेंशन है, 3 डायरेक्शन में बोलता 3D, मतलब आप 3D मतलब डायमेंशन मत पढ़ना, 11th में बोला था मैंने, बोलता कि 3 डायरेक्शन पढ़ना, कि डायरेक्शन मतलब कि वो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को इमिट कर सकता है ना। तो अब ये जो डायग्राम बना हुआ है यही रिप्रेजेंट करता है कि भाई देखो जो इसके साइड में होगा उस पर तो अफेक्ट होगा, लेकिन जो ऊपर वाले साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो तो अपनी जगह जाएगी ना। बाकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे क्या हो रहा है, आपको मैंने ये सिखाया था, इफ यू रिमेंबर, कि मैंने सिखाया था कि इट विल ऑलवेज एमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलोंग इट्स रेडियस। मैंने कहा था ये हमेशा अपने त्रिज्या के दिशा में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एमिट करता है, समझ में आया। तो रेडियस, व्हाट इज रेडियस, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई मेरे पास लिमिटेशन है, मेरे पास सिर्फ 2D स्पेस है तो मैं सर्कल बनाऊंगा, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक कैनवस की बॉल जिसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, जितने भी पॉसिबल रेडियस तुम बना सकते हो उस बॉल के अंदर जो कि स्फीयर के अंदर बनता है, उन सारे रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उन सबकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस की तरफ आ रही होगी। कुछ इमेजिन कर पाए, राइट? अगर इमेजिन नहीं कर पाए तो एक कैनवस की बॉल लेना, उसमें ढेर सारी जो कील ऐसे लगा देना, तो जितनी कीलें आपको बाहर तरफ दिखेंगी वो सब क्या हो जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और वो सब कहाँ जाके मिलेंगी, सेंटर पे। कहाँ मिलेंगी? समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मैं सर्कल बनाऊंगा, यू हैव टू इमेजिन इट। तो यहाँ से जितने भी पॉसिबल, जैसे मान लो मैंने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मान लिया जो कि स्फेरिकल है, तो जितने पॉसिबल रेडियस हैं वो सब आपके मैंने बनाए, और यही सेम रेडियस, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज अपने से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एमिट करता है ना, इट ऑलवेज एमिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए, आउटवर्ड्स, राइट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी तरीके से ये पेन रख रहा हूं, ये पेन भी सही डायरेक्शन है, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एमिट कर रहा होगा, इस एंगल पे भी कर रहा होगा, एक पूरा एक कर्व्ड है, इस तरीके से कर्व्ड पार्ट बना होगा, राइट? अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है कि ये जो ऊपर वाली लाइंस जो कर्व हो गई हैं, ये इनको तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसने इसको क्या कर लिया, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा अपने सेंटर की तरफ सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के आता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये याद है ये सारी बातें? यस सर। ठीक है बॉस, ठीक है। तो इसने क्या किया, इधर से निकलती हुई जो इधर जाना चाहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको इसने क्या कर दिया, इसने इसको अट्रैक्ट करके, समझ में आया? एंड ये वाली लाइन इधर जा रही थी, है ना? कैसे, ये मैं कैसे बता देता हूँ, मैंने सिखाया था ना, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिजिनल डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर टेंजेंट बनाया, तो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जाना भी उधर चाहिए था, लेकिन इसको किसी ने खींच लिया, इसको ऐसे पकड़ के खींच लिया, इसको से बेंडिंग आपको देखने को मिल रही है। छोटी छोटी बातें हैं बट यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट इट। समझ में आ गया? चलो इरेज कर दें। चलो आखिरी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। क्यों ऐसा होता है, याद है कुछ? मैंने कहा था कोई भी इनक्लोज सरफेस होगा तो इधर से फ्लक्स आया, उधर से फ्लक्स गया, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर मे और मे नॉट बी जीरो। यहाँ पे क्या है, इफ नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड, क्या है भैया, आपकी वो जीरो है तो फिर जीरो, नहीं तो जीरो नहीं है। डाइपोल वाला केस याद है? डाइपोल वाला केस मैंने आपको बताया था गॉस लॉ के अंदर, मैंने कहा था कि अगर डाइपोल प्लेस कर देते हैं तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? होगी ना, लेकिन टोटल चार्ज तो जीरो है। तो यही सिखाया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो भाई फ्लक्स तो जीरो होगा, लेकिन फ्लक्स जीरो है तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। याद होना चाहिए सब बात ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर याद रखना कि अगर आपका नेट चार्ज जीरो हो भी गया तो भी आपका जीरो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया डाइपोल का। ठीक है, डाइपोल में क्या होता है, इट इज अ पेयर ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड
अपोज जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं और हमेशा ये साथ में होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, है ना। तो इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप of charge and a point charge are identical provided the distance of the observation point from the circular loop is quite large as compared to its radius। कह रहे हैं एक सर्कुलर लूप, देखो सर्कुलर लूप बनाए, ये वायर है ना, ये देखो ये क्या हो गया, एक सर्कुलर लूप को मैंने जन्म दे दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक पॉइंट चार्ज है, छोटू सा चार्ज है, ठीक। कह रहे हैं जो ऑब्जर्वर बहुत दूर है, क्या कह रहे हैं, बहुत दूर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x उसकी दूरी रिप्रेजेंट करता है सेंटर से, और कह रहे हैं x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो और जो सर्कुलर लूप का रेडियस है वो बहुत छोटा हो। तो दूर से यार कोई सर्कल देखोगे तो पॉइंट ही तो दिखेगा। अरे देखो चंदा मामा कितने छोटे से दिखते हैं हम लोग को, वो क्या छोटे से हैं क्या, हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है उनके रेडियाई के कंपैरिजन में, है ना, इसीलिए हमें वो स्मॉल दिखते हैं। सनी देख लो कितना छोटा है ना, ऐसे पकड़ के पॉकेट में रख लो, लेकिन वो तो तुमको पता है कितना बड़ा है, राइट, बिकॉज x इज वेरी वेरी हायर देन जो उसका रेडियस है। तो कहते हैं कि ऐसे केसेस में हम सर्कुलर लूप को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, राइट। अब चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए, यहाँ लिखा हुआ है 3 टू द पावर 3, ठीक है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू कितनी है, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ और ये इसकी डायरेक्शन। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, क्या बोला, स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड if the normal to its plane makes कितना है भाई 60 डिग्री with the x axis। बहुत ही चालाकी से कंफ्यूज किया गया है, जबकि इसमें दिमाग, मतलब अगर मैंने तुमको सिखाया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट करती है कि सरफेस को किसी एक एंगल पर, तो उसके लिए आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, राइट। तो अगर ध्यान से पढ़ोगे, देखो कितने प्यार से फ्रेम किया जाता है, कुछ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताओ क्या है, बहुत बढ़िया, बस पकड़ लिया। और जानबूझ करके नहीं बताया इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कट कर रहा है, उसने बोला x एक्सिस 60 डिग्री पर है। जब x एक्सिस 60 डिग्री पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी x एक्सिस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि सरफेस को 60 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड कट कर रही है। लेकिन ये बता देंगे थीटा पता चल जाएगा, इसलिए नहीं बताया। दिमाग लगाया कि नहीं लगाया, तो इस तरीके से है, तो करके दिखाइए। अभी बात खत्म नहीं हुई, मैं पूरी खत्म कर देता हूं, देख लो एक बार, ठीक। ये मैंने बना दिया स्क्वायर, ठीक है, बना दिया। अब मैंने कहा इसका नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ये हो गया, इसका ये वेक्टर है तो इसका नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ऐसी कोई रेखा जो 90 डिग्री पर बन रही हो, ठीक है, इसको लंबवत भी कहते हैं हिंदी में। अब देखो ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है कि फ्लक्स बताइए स्क्वायर से, जो कि जा रहा है आपका क्या इधर, उसका नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर, ये क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर, उसके प्लेन से कितना बनाता है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 60 डिग्री बनाता है x एक्सिस, तो x एक्सिस कितने में जा रही होगी 60, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, समझ में आया कि नहीं आया, तो तुम्हें डायरेक्टली क्या दे दिया, थीटा। अब दूसरा क्वेश्चन बोलूं, देखना इस बार कंफ्यूज होने वाले हो तुम लोग, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने कहा अगर मैंने बोला इस नॉर्मल को हटा दूं, मैंने बोला इफ x एक्सिस मेक्स एन एंगल विद द प्लेन 60 डिग्री, मैंने कहा प्लेन से मतलब ये सरफेस से 60 डिग्री पे x एक्सिस को कट करती है, सरफेस से 60 डिग्री, तो ये एंगल बदल जाएगा, ये एंगल यहाँ आ जाएगा, थीटा हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने कहा कि सरफेस से जो एंगल बन रहा है x एक्सिस से वो कितना बन रहा है 60, और मैंने कहा नॉर्मल जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उससे एंगल बन रहा है 60, तो दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। एक में थीटा आ जाएगा जो अभी है 60, और जो मैंने बाद में बोला उसमें कितना आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा अगर बच्चे, तो टोटल एंगल 90, 90 में 60 क्या बचा कितना 30, तो एंगल कौन सा लेते हैं, हमेशा नॉर्मल वाला एंगल लेते हैं ना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, y = es cos थीटा, ठीक, e की वैल्यू कितनी है 3 × 10 पावर, हम मैग्नीट्यूड ही निकालने, स्केलर होता है ना ये, फिर इनटू s कितना है, एरिया निकालना आता ही है ना, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे या मीटर में लेंगे, तो करिए मीटर में, कितना आएगा 15, हाँ सही है,
तो कितना आ जाएगा भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर है ना। तो अपन चाहे तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली कर दिया। कोई बच्चे कहेंगे चीटिंग करते हो सर, आईपीएल शुरू हो गया, देख रहे हो, कह रहे हैं पैसा लगाओ। अच्छा मेरे को आपने रिंगटोन लगाया। अरे इतना फैन थोड़े ना भाई, तो यार गदर कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ठीक है। तो इसका मतलब है जहां पर अगर हमने एरिया निकाला तो कितना निकाला, ये आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आ गया 100 इंटू सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी थी 10⁻⁻2 और 2 की हो जाएगी 10⁻⁻2 इंटू 10⁻2 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। ये 100 है, ये क्या है 10⁻⁻2, 10⁻+2 कट जाएगा, बचा क्या 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। कुछ भी डायरेक्ट नहीं किया मैंने, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखो -2 है, ये +3 है, कितना आ जाएगा। ठीक है, अब अभी एक चीज रह गई है cos ऑफ 60। cos 60 क्या होता है 1/2 बचे 10, 5 3 15। यूनिट कौन बताएगा, यूनिट बताओ बेटा, व्हाट इज यूनिट। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। वोल्ट मीटर होगा ना, पर मीटर नहीं होगा, वो तो उसमें होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट मीटर बोल रहे हो पर मीटर बोल रहे हो, मीटर। हाँ फिर ठीक बोल रहे हो, फिर ठीक बोल। ये हमने आपको न्यूटन के फॉर्म बता दिया। ठीक है, कितना आसान था। जिसको यूनिट नहीं समझ में आई बॉस, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एरिया से करते हैं। ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यूनिट नहीं होती। ठीक, तो ये मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर कूलम, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना आसान होता है। ठीक है, ध्यान से करो, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चलें आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेटा ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत हो पूछिए मुझसे, चैट सेक्शन में बताइए, किसी का छूट गया हो तो बताइए। ओके, अमनीश सही आंसर है तुम्हारा, यूनिट भी सही है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू, देखो जानबूझ के फ्रैक्शन दिया है, जानबूझ के तुम्हें I और J दिया हुआ है, क्योंकि 11th क्लास में अगर आपने अच्छे से वेक्टर नहीं पढ़ा तो फिर आपको दिक्कत होगी, लेकिन हम तो हैं बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दो हिस्सों में बटी पड़ी है। एक इसका हिस्सा I कंपोनेंट यानी x एक्सिस की तरफ है, एक y एक्सिस, J क्या कहां होता है प्लस y एक्सिस की तरफ। और कह रहे हैं जहां पर E नॉट क्या है, एक स्केलर वैल्यू है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻3। ठीक, फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया। रेक्टेंगुलर है तो आपको रेक्टेंगुलर सरफेस का लेंथ ब्रेथ ना दे करके उसका एरिया दे दिया आपने, वो क्या है, अच्छी बात है, एरिया तो निकालना होता है। 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द yz प्लेन। क्या बोल दिया, पैरेलल टू द yz प्लेन। इतना कठिन है ना, बहुत कठिन लग रहा है, कुछ नहीं है ये, है ना, कितना आसान है। बस आप अच्छे से बनाओगे डायग्राम तो आपको आसान लगने लगेगा। मैंने क्या बना दिया भैया x, मैंने क्या बना दिया ये y। अब ये z कहाँ होगा यार, z ये हो जाएगा, है ना। अगर 3D में बनाना हो, ठीक है, जिसको इसको समझ में आ रहा है सब लोग कंफर्म करिए चैट के अंदर, जिसको नहीं आ रहा है वो भी कंफर्म करिए। ठीक है, अब आपको सीखना पड़ेगा x एक्सिस और y एक्सिस के बीच कितना एंगल होता है 90। इधर भी कितना होगा 90, इधर भी क्या होगा 90 और नीचे भी 90। लेकिन ये जो z एक्सिस क्या है, आप सिखाते हैं z एक्सिस क्या है। अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं, अगर मैं इन लाइनों को मिटा दूं, ठीक है, ध्यान से देखना, तो जब मैं ये पेन को प्लेस करूंगा, जब पेन को प्लेस कर रहा हूं तो कौन सा भाई ये परपेंडिकुलर दिखा नहीं दिखा तुमको, क्या तुम्हें इस लाइन से परपेंडिकुलर दिखा, क्या तुम्हें इस लाइन से परपेंडिकुलर दिखा, दिखा ना। अब देखो ध्यान से, अब जो बोलने वाला हूं, अरे यार ये क्या कर दिया, हे भगवान, भगवान भी कह रहे बेटा दोबारा बना, कोई नहीं, इन गधों को 2-3 बार बताओ, खुद भी गधा है, इनको भी बना देगा। नहीं एक्चुअली गधे की पढ़ने की चांसेस ज्यादा है, इसलिए गधा होना अच्छी बात है। अगर आप बहुत तेज होगे तो फिर काहे नहीं पढ़ोगे, कहोगे अरे हमको सब आता है, इसलिए गधे बने रहो, पढ़ते रहो। अब मैंने जानबूझ के 2 लाइनें बनाई, ठीक बेटा। अब मैं पूछूंगा इसके कोऑर्डिनेट, तो कहूंगा क्या x y के बीच में है ना, क्या ये भी x y के बीच में है ना,
है ना, और क्या ये भी एक्स वाई के बीच में है, हाँ है, और ये भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब मैं कह सकता हूँ मोटा मोटा ये एक्स वाई प्लेन में है, सही है क्या? ठीक है, फिर से रखता हूँ इस पेन को। ये क्या होता है, ये आपको पता है ना, ओरिजिन होता है बॉस, है ना, जहां पर सारी लाइनें आके मिलती हैं वो ओरिजिन होता है ना। अब ये जेड एक्सिस है, अब बताना मुझे, क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है? क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है? क्या ये है? क्या कोई ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर ना हो? सारी हैं, है कि नहीं है? इसका मतलब क्लियर हो गया, कोई भी लाइन जो कि एक्स वाई प्लेन में ना हो और वो जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाए, जेड एक्सिस के, तो वो ऑटोमेटिकली एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। गलत कह रहा हूं क्या? अरे इसी पॉइंट को यहां रख दो, परपेंडिकुलर कहीं रख दो, सारी लाइन के वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे ये पेन यहां रखो चाहे यहां रखो, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? समझ में आया? तो इसका मतलब एक्स वाई जेड देखना है तो अपने अपने रूम में देखो। क्या देखोगे? एक ऐसा कॉर्नर ढूंढो जहां पर छत मिल रही हो आकर के, दो दीवारें मिल रही हो, जैसे कि इस क्लास का एक कॉर्नर, तो तुम्हें एक दीवार दिखेगी, ठीक है, देखो ध्यान से, तीन जो लाइनें हैं उसमें से कोई भी लाइन अपने हिसाब से, एक को एक्स बोल दो, एक को वाई बोल दो, एक को जेड, और जब भी देखोगे ध्यान से तुम्हें दिखेगा तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है ना? तो ध्यान से देखना, अब प्लेन दिखाएंगे, देखना ध्यान से। अगर मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में जो लाइन जा रही है ये मेरी क्या है भाई? जेड एक्सिस है। क्या है? जेड। मैंने कहा ये वाली कौन सी है मेरी? एक्स, और ये कौन सी है? वाई। अपने अपने रूम में देखिए, ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो अपने रूम में देखेगा। तो ये क्या हो गई, मतलब जो आपकी हाइट है रूम की वो क्या हो गई? वाई एक्सिस। जो आपकी जो डेप्थ है, गहराई है कमरे की, वो क्या हो गई? जेड एक्सिस। और जो चौड़ाई है वो क्या हो गई? एक्स। समझ में आ रहा है? कोई भी एक कॉर्नर दिख रहा है? तो अब देखो ध्यान से, ये वाले अगर इस दीवार पर, इस स्क्रीन पे कुछ रहेगा तो किसके बीच में है? वाई और एक्स के बीच में है, क्या है ना? वाई एक्स के बीच में लाई करता है कि नहीं करता? अब इस वाली दीवार पे देखो, ठीक, ये कौन सी लाइन थी? जेड। ये कौन सी लाइन है? वाई। ये कौन सा? वाई जेड प्लेन दिखा क्या? वाई जेड प्लेन दिख गया, काम हो गया। अपने को क्या क्या ज्ञान देखना है ना, क्या करेंगे ज्ञान ले लेते थोड़ा। ये क्या है? एक्स, और ये कौन सी है? जेड। तो जो छत है हमारी वो कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। समझ में आया कि नहीं आया? जो दो एक्सिस के बीच में होता है एरिया वही होता है प्लेन। समझ में आया? ये देखो, ये जेड था और ये कौन सा था? एक्स। तो छत किस में चला गया? एक्स जेड प्लेन। ठीक, ये आपका एक्स था और ये वाई, तो एक्स वाई प्लेन। ठीक, ये आपका जेड था और ये वाई था, तो ये हो गया वाई जेड प्लेन। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला है? फिर से पढ़ते हैं। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हिस्सों में बटी है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जिसको समझ नहीं आ रहा सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला भाई? मैंने बोला था कि एक्स एक्सिस को क्या करते हैं? प्लस एक्स की तरफ जाओगे तो वहां पर आई वाली टोपी आ जाएगी, आई कैप आ जाएगा। वाई वाली पॉजिटिव वाई की तरफ जाओगे तो इसका मतलब क्लियर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा जो कि एक्स वाई प्लेन में होगा। कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये सब अपने को पता है। कैसे पता है? अपन ने वेक्टर पढ़ रखा है ना, उसमें वेक्टर पढ़ा है, तो वेक्टर एडिशन के हिसाब से पता है कि दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा जो कि एक्स वाई प्लेन में होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका, एक वैल्यू लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3/5 E नॉट, माफ करना मैंने 3 नॉट लिख दिया, E नॉट। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? 4/5 E नॉट। यही तो है ना बेटा? E नॉट की लो लिखी हुई है, चलो कोई नहीं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? कह रहे हैं फ्लक्स निकालो ऐसे रेक्टेंगुलर सरफेस से जो कि पैरेलल टू ए वाई जेड। समझ में आ रहा है क्या? ये दीवार हो गई, इसका मतलब जो भी बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि इस पूरे स्क्रीन को कट करेगा। वाई जेड प्लेन क्या बनता है भाई? वाई, ये हो गया वाई, और एक जेड चाहिए। जेड के लिए हमने क्या बनाया था? ये बनाया था। अब भाई 2D है, 2D में ही समझना पड़ेगा। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ऐसी कोई स्क्रीन होगी जो कि ऐसे रखी होगी। अब देखो ध्यान से, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो कहेंगे कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्या बोलेगा? टाइम क्यों वेस्ट करो? सही बात है भाई, ये वाली लाइन तो जिंदगी में नहीं टकराएगी सामने। गलत कह रहे हैं क्या? ये वाली लाइन जो है ये तो ऊपर चला जाएगा। क्या ये सामने रखे हुए रेक्टेंगल की तरफ जाएगा क्या? उसी पे रख दोगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? यही है भाई जो जाके सींग लेके भाग रहा है, छेद कर देंगे दीवार में, हैं? सही है कि नहीं? देखो ये दीवार है,
ये अपनी क्या एक्स एक्सिस है, यही एक्स एक्सिस दीवार को कट कर रही है और कुछ कट कर रहा है क्या, वाई एक्सिस तो दीवार के साथ साथ चल रही है। ये तो भाई भाई वाली बात हो गई है कि नहीं। ये ऐसा चला जाएगा, कभी दीवार को कट करेगा क्या, नहीं करेगा ना। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन करना है तो अपने को ये यही तो उठाना है, जो काम का है वही तो आएगा ना काम। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी काम ही नहीं आएगा। तो अपना जो फ्लक्स होगा वो इसके कारण ही तो होगा कि इसके कारण होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब ऐसे न्यूमेरिकल तोड़ तोड़ के करने लगोगे तब ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आसान लगने लगे। क्या हो गया, कोई दिक्कत? अरे बता रही तो कहीं टेंशन ले रही, बताएंगे हम क्या हो गया बताओ। कोई डाउट तो है तुमको, देखो छुपा रही हो तुम बेटा, है ना। आज नहीं तो कल तो निकल ही जाएगा बाहर। अभी बताओ अभी क्या दिक्कत है, अभी तो कर रहे हैं सॉल्व लोग, फिर समझा दें। अच्छा चलो कोई नहीं। ये बताओ मुझे, ये वाई जेड वाली बात समझ में आई, एक्स वाई जेड क्लियर हो गया, एरिया वाली बात समझ में आ गई। आपको क्या इमेजिन करना, मान लो यही रख देते हैं, क्या कर देते हैं, चलो ये एक काम करते हैं, सुनो एक काम करते हैं, हम लोग ओरिजिन पे ही रख देते हैं क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कहाँ रखा है, हमने यही रख दिया, ठीक है भैया। अच्छा ये बता बेटा, ये इसका एरिया वेक्टर बनाएगी तो अब तो सीख गई है ना कि अगर रेक्टेंगल होगा सर तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। ये तो सीख गई हो तुम ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, इधर होगा, दोनों तरफ हो सकते, दो तरफ होंगे ना, ये हाथ है तो एक सामने है एक पीछे है, राइट। अच्छा ये बता मुझे, ये कौन सी लाइन के पैरेलल आ रहा है, देखना ये कौन सी लाइन, अरे तो एक्स क्या है, क्या वाई एक्सिस ऐसे जा रही है, वाई ऐसे जा रही है ना, और जेड कैसे जा रही है, ये। क्या वाई और जेड कभी इसको कट करेंगे क्या, कितना एंगल बन रहा है, दिख रहा है कुछ 90 डिग्री दिख रहा है क्या तुमको। एरिया वेक्टर ऑफ द रेक्टेंगल जिसका एरिया कितना है 0.2 मीटर स्क्वायर, क्या उसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है एरिया वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो आपका वाई एक्सिस है, क्या उसके कारण फ्लक्स जीरो होगा कि नहीं होगा। जब 90 डिग्री पर होता है तो क्या होता है, फ्लक्स जीरो ही तो होता है, cos 90 जीरो हो जाता है। समझ में आया। क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो क्या करनी है, हमें फ्लक्स निकालना है कि फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स हम सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जिसके कारण फ्लक्स होगा। तो एक ही तो फ्लक्स बचा, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे 1 सेकंड में सॉल्व करते हैं। तो phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, सर दो हिस्सों में है तो phi 1 phi 2 कर दो, phi 2 0 हो गया है ना, phi 1 क्या हो जाएगा, phi 1 को लिख देना बाद में phi 1 प्लस phi 2, यहां पे क्या करेंगे, ये क्या है 0, क्योंकि इसको ऐसे कर दो phi 1 phi 2, इसको अपन और क्लियर कर देते हैं। ये phi i कैप और ये है ना भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा है आपका 90, तो ये हो जाएगा phi j इज 0, ठीक। तो आप phi i लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अलोंग i कैप है इनटू एरिया कितना है तेरा 0.2 है ना, और एंगल कितना बनेगा तेरा, बनेगा कि नहीं बनेगा, 0, पैरेलल है ना तो 0 बनेगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ई आई को निकालने के लिए करना क्या है, ई नॉट की वैल्यू पुट करनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई आई क्या आ जाएगा बताओ, 3/5 इंटू 2 इंटू 10 पावर 3 को मैं 10 का स्क्वायर ऐसे लिखूंगा ताकि मैं इसको, ठीक है ना। तो 4 दिए 12 आ गया, कितना आ गया 12 इंटू 10 पावर, यही तो आएगा, उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर 1.4 into 10 to power 3, ठीक है, कितना आएगा 1.4 into 10 to power, गलत कर रहे हो तुम सर बेटा, 2.4 12 दूनी 24 होता है शायद, सर 2.4 इंटू 10 पावर 2, Yes. जब मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा, कितना आ गया, ये तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना, तो कितना आ जाएगा आपका 12 इंटू 10 टू द पावर। दीदी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, विकास आप भी पूछ लीजिए बेटा, 12 दूनी 24 होता है, एक दशमलव लगा हुआ है तो 2.4 हो जाएगा, 2.4 इंटू 10 पावर 2 करोगे तो आ जाएगा 240, ठीक है। यूनिट कितना आता है ना, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आ गया, पक्का, चलो ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत हो तो रुके हुए हैं, कोई जल्दी नहीं है, चलो ठीक है आगे बढ़ जाएं। चलो देखो भाई, और बेकार क्वेश्चन सब, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। As shown in figure, a closed surface intersect a spherical conductor if negative charge q is placed at point P। क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं ध्यान से। कह रहे हैं एक फिगर बना हुआ है, ये क्लोज सरफेस है, मतलब ऑब्वियसली आपको पता है क्लोज का मतलब क्या होता है ना, क्लोज मतलब क्या होता है, ये कमरा क्या है, क्लोज है ना, उसके अंदर कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, अगर नेगेटिव चार्ज q, कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज q जो है वो किसी एक, अगर हम कह रहे हैं
कि पॉइंट P तक है, प्लेस एट पॉइंट P, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस। कह रहे हैं उस क्लोज सरफेस के बाहर जो फ्लक्स आ रहा है उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए ना तुम्हें। अरे एक कंडक्टर है भैया, कंडक्टर में क्या होगा, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। अब हमने क्या कर दिया, क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्ज आ रहे हैं, याद नहीं आ रहा है गॉस का नियम। गॉस साहब कहते हैं जितना भी क्लोज बॉडी के अंदर जितना भी टोटल चार्ज आएगा उसी की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। बाहर वालों से अपने को कोई मतलब नहीं है, यही तो कहेंगे, बाहर वालों से अपने कोई मतलब है। तो ये क्वेश्चन जो है अगली क्लास में अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर आप बता रहे थे तो बताइए। अब ये हम बता के ही छोड़ेंगे वो बाद में, ठीक है, लिख दिया है कि सॉल्व इसको अगली क्लास में। यस सर। हमने को इतना पता है कि जितना भी पोर्शन हो, चार्ज जो भी इनसाइड होता है उसी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, बाहर वाले की वजह से तो नहीं होता है। क्वेश्चन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या मानना होगा भैया, जो नेगेटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो उसी वजह से फ्लक्स होगा, नेचर पूछा जा रहा है क्वेश्चन का। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड था। आप ये आप करके आइएगा फिर पूछेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। खत्म करते हैं क्वेश्चन, है ना। अरे नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स को भी नेगेटिव बना देगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है phi = टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज है नेगेटिव तो फ्लक्स बेचारा क्या करेगा, समझ में आया? नहीं आया तुमको? आज ये लड़की नहीं पढ़ी है। आओ तुमको, जब भी हम कहते थे कि यहाँ पर प्लस क्यू है तो ऐसे इमेजिनरी सरफेस मानते थे, तो कहते थे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा इससे सरफेस से उसकी वैल्यू क्या होती थी, Q अपॉन साइन नॉट। यही तो कहते थे, फॉर्मूला याद है तुमको ये वाला, है ना। तो अब सोचो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है उसके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव है? नेगेटिव है ना। इस नेगेटिव की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, क्यों दी हुई है ना। अब कह रहे हैं क्यों नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब कह रहे हैं कि इसमें जो क्लोज सरफेस है, यहाँ लिखा है क्लोज सरफेस, इस पर फ्लक्स पूछ रहे हैं। तो फिर से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, अरे मत बोल भाई, कौन है, ठीक है, ठीक। ये इसका नेचर पूछा, नेचर मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, खत्म। यही करना था, ठीक है। चलिए कल हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।